हाँ ज्योति, नहीं वो बस नेट पे सर्च करी थी कि प्रेगनेंसी में अपना ध्यान कैसे रखूं। नहीं, अभी तो बस तीसरा महीना चल रहा है। हाँ बस हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ। हाँ अगर कभी टाइम मिला तो तुझसे मिलाने ले आऊंगी बनारस। अच्छा चल तू भी अपना काम कर ले, मेरा बाय। ये अंकुर अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आई एम सॉरी देवयानी, जब हमारा बच्चा होगा तो उसे कभी मत बताना कि उसके पापा ने सुसाइड की थी। तो अंदर से रिंग हो रहा है, बाहर ताला लगा है, गाड़ी आ खड़ी है। मुझे एसएमएस आया है। मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ है। मैं उनके ऑफिस भी गई थी लेकिन बाहर से ताला लगा है, अंदर से उनका फोन बज रहा है, गाड़ी बाहर खड़ी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। तुम लोग चलो मेरे साथ, चलिए। अरे ये लॉक तो खुला पड़ा है, लेकिन अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ताला बंद है। खोलो जरा, खोलो। He's dead. अंकुर! छोड़ो, छोड़ो, अंकुर! 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 संभालिए अपने आप को, हमें सबूत इकट्ठे करना है। सारा सामान इकट्ठा करके लैब भिजवा दो। जी सर। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने देखा दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र की रहने वाली एक गर्भवती महिला देवयानी खन्ना ने जब अपने फोन पे अपने पति का ये एसएमएस पाया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो उसके होश उड़ गए। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको जो डर था वो सही साबित हुआ। अब देवयानी और पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े थे।
सबसे पहला कि क्या ये एक सुसाइड केस था? अगर हाँ, तो फिर देवयानी के पति अंकुर के सामने ऐसे कौन से हालात थे जिसके कारण उसको इतना भयानक कदम उठाना पड़ा? अगर ये सुसाइड केस नहीं था, तो क्या किसी ने देवयानी के पति की हत्या की थी? शुरुआत में पुलिस को ये एक सुसाइड केस ही लग रहा था, फिर भी उसने हर तरह से अपनी जांच पड़ताल शुरू की। देखिए मैडम, मैं समझता हूँ कि आपकी हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि कुछ बता सको, लेकिन हमें भी पूछताछ करनी तो होगी ना। अच्छा, आप ये बताइए कि अंकुर के ऑफिस में और कौन कौन काम करता है? एक लड़की है पल्लवी और 2 लड़के हैं जतिन और रवि, लेकिन मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। अंकुर के फोन से इन तीनों के नंबर निकालो। जी सर। मैडम, शुरुआती एविडेंस से तो यही लग रहा है कि आपके पति ने सुसाइड किया, क्योंकि उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं। उनकी बॉडी को देख के लग रहा है कि उन्होंने अपनी आत्महत्या जहर खाकर की। लेकिन उन्हें ऐसी क्या परेशानी थी जो उन्हें अपने आप को खत्म करना पड़ा? याद कीजिए मैम, ऐसा 2-3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि ऐसा कुछ अलग सा? आज सुबह ऑफिस जाने से पहले थोड़ी ज्यादा परेशान लगी तो मुझे। ये लो तुम्हारी चाय। खीर कैसी बनी है? अच्छी बनी है। इसमें तो चीनी ही नहीं है। क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या हुआ अंकुर? क्या टेंशन है? कुछ नहीं, काम को लेके थोड़ी टेंशन तो रहती है ना। क्या बात है, बताओ मुझे। कम ऑन, ये सब तो चलता रहता है ना। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। डॉक्टर ने बोला ना कि तुम मां बनने वाली हो, तुम्हें तो अपना डबल ध्यान रखना चाहिए, राइट? अंकुर, मैं आपके लिए बहुत अनलकी साबित हुई हूं ना। मेरे आते ही आपकी समीर के साथ पार्टनरशिप टूट गई। अब नया बिजनेस शुरू किया तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। ओह देवयानी, कम ऑन, तुम ऐसा भी तो सोच सकती हो ना कि तुम्हारे आने के बाद मैंने अकेले काम करना शुरू किया। बस थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। स्टे काम, रिलैक्स। सर, हमारी शादी 6 महीने पहले हुई थी। उनकी हमेशा से यही आदत थी, वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी मेरे साथ शेयर नहीं करते थे। जो लोग ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं, कभी कभी परेशानी में ऐसा कदम उठा लेते हैं। उनका कोई पुराना बिजनेस पार्टनर था ना, क्या नाम था उसका? जी, समीर खुराना। ये समीर खुराना का भी नंबर निकालना। जी सर। देखिए मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आपको इत्तला करते हैं। ये जतिन, रवि, पल्लवी और समीर को यहाँ बुलाओ और इन सब की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। हो सकता है कि ये मर्डर हो और इसे सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की गई, और इस औरत देवयानी की भी कॉल डिटेल्स निकालो। पता करो कि इस कहानी में कोई तीसरा एंगल तो नहीं।
सर, कोरियर कंपनी में काम करने वाले जतिन, पल्लवी और रवि, तीनों का फोन आपसे स्विच ऑफ आ रहा है और समीर खुराना भी फोन नहीं उठा रहा है। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, वो कल तक आ जाएगी। चलो देवयानी के घर चलो। मैडम, आपके पति के पास रखे शराब के ग्लास का सैंपल चेक करने से ये पता चला है कि इसमें काफी मात्रा में नींद की गोलियां मिली हुई थी और आपके पति की मौत भी ज्यादा नींद की गोलियां शराब में मिलाकर पीने से हुई है। उनके शरीर पर किसी तरह का स्ट्रगल का निशान भी नहीं था, तो इससे जाहिर होता है कि उनके आसपास भी कोई नहीं था। आपके पति ने खुद शॉप का शटर अंदर से बंद किया और सुसाइड करने से पहले आपको एसएमएस भी किया। इन सब बातों से पता चलता है कि आपके पति ने सुसाइड ही किया है। नहीं सर, मैं नहीं मानती। मेरे पति इतने कमजोर नहीं थे कि वो आत्महत्या कर ले। और आप मोबाइल पे आए हुए एसएमएस को बिलीव कर रहे हैं? वो मैसेज तो कोई भी कर सकता था। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? सर, मैं बीवी हूँ उनकी। भगवान की कसम, मुझे पता है वो इतने परेशान नहीं थे। सर, ये जरूर कोई साजिश है। आप प्लीज मेरे पति के कातिल का पता लगाइए, प्लीज। ठीक है, आप अगर इतने यकीन के साथ कह रही हैं तो हम फिर से तहकीकात करेंगे, लेकिन हाँ, आपको कुछ याद आए तो हमें जरूर बताइए। देवयानी ने अंकुर से शादी के बाद अपने जिंदगी के सपने देखना अभी शुरू ही किया था। उनकी शादी को मात्र 6 महीने ही हुए थे और इसी बीच देवयानी के मां बनने की खबर ने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी थी। लेकिन अचानक उसके पति के आत्महत्या के समाचार ने उसके दिल को तोड़ कर रख दिया। देवयानी इस समय किस दर्द से गुजर रही थी, इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। अब देवयानी के जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, उसे अपने पति की आत्महत्या से जुड़े हर सच का पता करना था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसका पति आत्महत्या कर ही नहीं सकता। आखिर सच क्या था? क्या सच में अंकुर ने आत्महत्या की थी या किसी ने हत्या करके इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी? हेलो, इसी शॉप में काम कर रहा है क्या तू? जी भाई जी। नाम क्या है तारा? जतिन शर्मा। चल मेरे साथ थाने। थाने? लेकिन अरे चल, सब पता चल जाएगा। क्यों भाई जी? मैंने शनिवार को तो कुरियर ऑफिस से कितने बजे गया था? सर 2 बजे निकल गया था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे सर? सवाल पूछने का काम मेरा है, तू सिर्फ जवाब दे। समझ? लास्ट बार तूने अपने बॉस को कितने बजे देखा? कैसे चल रहा काम? देखो, हर कोरियर की डिटेल इस टेबल के हिसाब से फिल किया करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अंडरस्टूड? हैव अ ग्रेट डे। हाथ क्यों रखने देती हो? जैसे वो हाथ रखने की कोशिश क्या करे ना, हटा दिया कर। नहीं तो उसे क्लियर समझा दे कि तुझे उसका हाथ रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, वो हर किसी से ऐसे ही फ्रैंकली बात करते हैं। मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि वो चाहता क्या है। किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। ये किसके साथ चक्कर था? अंकुर का पल्लवी के साथ या रवि का पल्लवी के साथ? सर
वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो क्या है ना कि मैं ऑफिस में सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही आता हूँ, उसके बाद तो वो कुरियर डिलीवर करने चला जाता हूँ। तो सर शनिवार के दिन भी मैं निकल गया था ऑफिस से जल्दी, बस तभी मैंने सर को आखिरी बार देखा था। तेरा बॉस ऑफिस में दारू पीता था? हाँ सर, लेकिन हम लोगों के सामने नहीं, हमारे जाने के बाद। ये रवि या पल्लवी का कोई दूसरा फोन नंबर तेरे पास है? नहीं सर, लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे सर? तेरे बॉस की लाश मिली है उनके ऑफिस में। ये रवि और पल्लवी दोनों ने अपना फोन बंद कर दिया है और गायब है। अगर तुझे कुछ भी याद आए तो हमें बता दे। अगर हमें पता चला ना कि तूने हमसे कुछ छुपाया तो वो तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझा? जी सर। सर पल्लवी से बात हुई है, 1 घंटे में वो आ रही है। चल जा उधर बैठ। फोन डिटेल्स का क्या हुआ? सर अभी तक नहीं मिली है, हमने फोन कंपनी को सारे नंबर दे दिए हैं। सर कल संडे था इसलिए कॉस्ट डिटेल नहीं मिल पाई है। सर मैं पल्लवी। सर संडे को मैं अपना फोन बंद ही रखती हूँ, कस्टमर फोन करके दिमाग खराब कर देते हैं, इसलिए। आर यू श्योर कि यही बात थी? अच्छा, ये अंकुर खन्ना के साथ आपके रिश्ते मतलब कैसे थे? सर कोई गलत रिश्ता नहीं था सर, वो बस हमारे बॉस थे। और ये रवि के साथ? हाँ सर, मैं और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको जो कुछ भी जतिन ने बताया वो सब सही है। सर रवि मुझे लेकर पजेसिव है, पर सर वो अंकुर सर को नहीं मार सकता। रवि कहाँ इस वक्त? सर आज सुबह ही रवि से मेरी बात हुई थी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसने मुझसे कहा कि अंकुर सर को बता देने कि आज वो नहीं आएगा। ये रवि को फोन लगाओ। जी सर। हेलो रवि, तेरी तो तबीयत खराब है, तू बाहर कहाँ घूम रहा है? कौन बोल रहा है? जल्दी से जनकपुरी थाने आजा, सब पता चल जाएगा। शनिवार की रात को तेरे बॉस की लाश मिली और कल संडे को पूरा दिन तेरा फोन ऑफ, और आज तूने ये पल्लवी से झूठ बोला कि तू बीमार है। हाँ, क्या चक्कर है? सर मैं वो नौकरी छोड़ना चाहता था, इसलिए नई नौकरी ढूंढने के लिए निकला था। अच्छा, यही बात थी? पक्की बात है ना? हाँ सर, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी आपने बताया कि सर का मर्डर हो गया। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि उनकी लाश मिली थी, मैंने ये नहीं कहा था कि उनका मर्डर हुआ था या सुसाइड किया था। सुने, कोई पल्लवी के पास भी जाए तो तुम्हें पसंद नहीं था, और इन दोनों तो अपने बॉस से भी काफी उखड़ा हुआ सा, खफा सा था। सर आप तो बेकार में ही मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं शक बेकार में कर रहा हूं या काम के लिए कर रहा हूं, ये तय मुझे करना है, तुझे नहीं, समझा? पुलिस ने अंकुर के साथ काम करने वाले तीनों लोगों पल्लवी, रवि और जतिन से पूछताछ कर ली थी, पर अभी तक पता नहीं चल पा रहा था कि ये एक मर्डर है या सुसाइड। लेकिन अंकुर की बीबी देवयानी के जोर देने पर पुलिस इस केस को एक मर्डर केस की तरह जांच करने में जुट गई थी, पर अभी भी पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये एक मर्डर है। इस केस से जुड़े हर शख्स की गवाही के बाद भी कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, और पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस केस से जुड़ा हर शख्स कुछ न कुछ छिपा रहा है, और अब पुलिस उसी छिपे हुए सच को खोजने में जुट गई।
बैठिए। ये लीजिए सर, ये मेरे पति की पुरानी पार्टनरशिप वाली कंपनी की फाइल्स हैं। इनमें पार्टनरशिप टूटने की सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि इस कंपनी का नाम मेरे पति ने रजिस्टर करवाया था, इसलिए वो नाम उन्हें मिल गया। और सर उसी बात से मुझे याद आया कि कुछ महीनों पहले अंकुर का समीर के साथ इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। मैं चाहे कोरियर कंपनी बंद कर दूं, लेकिन तुझे अपनी कंपनी का नाम कभी नहीं दूंगा। हेलो, जी मैं जनकपुरी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मिस्टर अंकुर खन्ना के कुरियर कंपनी का जो पार्टनरशिप वाला केस था वो आप ही हैंडल करे थे ना? जी हाँ सर, मैं ही उनका केस देख रहा हूँ। अभी कोर्ट ने कुछ एक हफ्ते पहले ही उनके हक में फैसला सुनाया था, और अब ये कोरियर कंपनी का नाम भी उनको मिल गया था। सर, ये समीर खुराना के कॉल डिटेल्स मिले हैं। इसके मुताबिक शनिवार की रात जब अंकुर मरा हुआ मिला था, उसी रात 9 से 9:30 के बीच समीर अंकुर के ऑफिस में था, और उसके फोन का लोकेशन वहीं के टावर का है। चलो। जी, क्या बात है? आप हमारा फोन नहीं उठा रहे थे तो हमें ही आना पड़ा आपके पास। आई एम सॉरी, बट मैं अननोन नंबर से नहीं उठाता। आइए। सर, लोअर कोर्ट ने अंकुर के हक में फैसला किया था, और अब मैं हायर कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, किसी को क्यों मारूंगा? उस रात भी मैं उसको समझाने गया, उसको पैसे का ऑफर भी दिया। उसको बोला कि 20 लाख ले ले और हमारी पार्टनरशिप वाली कुरियर कंपनी का नाम मुझे दे दे। नहीं माना सर। 20 लाख? तू मुझे 20 लाख या 20 करोड़ भी देगा ना, तभी मैं तुझे इस कंपनी का नाम नहीं दूंगा। देख अंकुर, तेरा काम वैसे भी सही नहीं चल रहा है, और ये सब तू अकेले संभाल भी नहीं पाएगा। अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, ले ले और नाम मुझे दे दे। तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। चल निकल यहां से। सर, फिर मैं वहां से निकल गया, और जब तक मैं वहां से निकल रहा था तब तक तो वो शराब नहीं पी रहा। समीर पर कड़ी नजर रखो। जी सर। कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है? एक सादी वर्दी में हवलदार इसके पीछे लगाता हूँ। ओके सर। ये अंकुर की बीवी देवयानी समीर से मिलने आई है। ठीक है, तुम नजर रखो। समीर और अंकुर बिजनेस पार्टनर। हो सकता है अंकुर की बीवी देवयानी का समीर के साथ कोई लफड़ा हो। हमें चेक करना चाहिए। जिस आदमी का आपके पति के साथ कोर्ट केस चल रहा था, आप उससे मिलने क्यों गई? आखिर चल क्या रहा आप दोनों के बीच? सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। समीर के साथ पार्टनरशिप टूटने के बाद अंकुर ने सारा पैसा नई कुरियर कंपनी शुरू करने में लगा दिया। कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। यहाँ तक कि ये जो घर भी आप देख रहे हैं वो भी लोन पर है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं समीर के पास एक ऑफर लेकर गई थी। जिस कुरियर कंपनी के नाम को लेकर तुम्हारे और अंकुर के बीच केस चल रहा था, उसका फैसला अंकुर के पक्ष में आया है। मैं तुम्हें इस कंपनी का नाम दे दूंगी,
क्योंकि अंकुर के जाने के बाद मैं तो बिजनेस नहीं करने वाली हूँ। कितने पैसे चाहिए थे? 25 लाख। ओके, मैं तैयार हूँ। मुझे पता है कि अंकुर की आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इस प्रेगनेंसी वाली हालत में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अंकुर के पास कोई सेविंग्स नहीं है, सर पे 3 बैंक्स के लोन चढ़े हुए हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? जी सर, मैं जतिन बात कर रहा हूँ सर। सर दरअसल मैंने उस दिन आपको अधूरी बात बताई थी। वो क्या है ना सर कि अंकुर सर और पल्लवी के बीच अफेयर चल रहा था और ये बात रवि को पता चल गई थी, और सर इसीलिए रवि ने ही अंकुर सर को मारा है। तेरे पास इस बात का कोई सबूत है? हाँ सर। तो ठीक है, फिर वो सबूत लेके तुरंत आजा पुलिस स्टेशन। जी सर, ओके। ये रवि का ही काम हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रवि अकेला नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई और है जो इसमें मिला हुआ है। तुम रवि और पल्लवी के घर जाओ और उन दोनों को उठा कर लाओ इसी वक्त थाने में। ओके सर। सर मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा यकीन मानिए, मेरे और अंकुर सर के बीच में ऐसा कुछ नहीं था सर। तो फिर जतिन ऐसा क्यों बोल रहा है? और कहाँ भाग गया रवि? हम लोगों का फोन भी नहीं उठा रहा है वो, पता है तुम्हें? सर मुझे नहीं पता सर, रवि कहाँ है? तुम रवि को फोन मिलाओ और उससे बोलो कि वो जहाँ है वहीं रहे। तुम खुद उससे मिलने आ रही हो, समझी? और हाँ, जरा से भी होशियारी नहीं होनी चाहिए। मिलाओ। हाँ बोल पल्लवी। कहाँ है तू? मैं लोधी गार्डन के पास। क्या बात है? और तू कहाँ है? मैं इस वक्त घर पर हूँ, तू वहीं रुक, मैं तुझे मिलने आ रही हूँ। ठीक है। अरे पकड़ इसको, पकड़ो। पकड़ इसको। कुछ नहीं किया सर, अरे थाने में दिखा दो, चल सर जतिन को मैंने नहीं मारा और ना ही मैं इससे मिला था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ था। अगर तूने उसको नहीं मारा तो तू हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हाँ? भागता क्यों फिर रहा था हमारे साथ? और मैं डर गया था, पल्लवी को लेके अंकुर सर से मैं बहुत नाराज था और मुझे पक्का यकीन था कि आप लोगों का पूरा शक मुझ पर जाएगा। सर मैं इसलिए भाग रहा था। जतिन ने पुलिस को फोन करके बताया था कि अंकुर की हत्या में रवि का हाथ है और उसके ठीक बाद पुलिस को जतिन की लाश मिली थी।
लिहाजा पुलिस को पूरा शक था कि रवि ही असली मुजरिम है और उसी ने खुद को बचाने के लिए जतिन की भी हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस के पास अभी भी रवि के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं था और लगातार कड़ाई से पूछताछ के बावजूद रवि ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। लेकिन इसके पहले कि पुलिस फिर से इस केस में उलझती, उसे एक बेहद ही छोटी लेकिन अहम जानकारी मिली जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल के रख दिया। सर, ये सब जतिन के घर से मिला। इस मूर्ति को तो कहीं देखा लगता है। क्या आपके घर से कोई सोने की गणेश जी की मूर्ति चोरी हुई थी? हाँ सर, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? ये मूर्ति हमें जतिन के घर से मिली, कहीं ये तो नहीं हुआ? जी यही है, लेकिन ये मूर्ति जतिन के पास कैसे? अब ये मूर्ति जतिन के पास कैसे आई, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। क्या वो यहाँ आया था आपके पास? जी सर, वो मंडे शाम को आया था, अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। बस। ठीक है, हम चलते हैं। इस देवयानी पर कड़ी नजर रखो 24 घंटे। किससे मिलती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, और इसके फोन कॉल्स भी रिकॉर्ड करो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये औरत कर कुछ और रही है, बोल कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। सर, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। अंकुर खन्ना की मौत के बाद उसके क्लेम को मैं ही संभालता था। उनकी मौत के अगले ही दिन संडे को देवयानी जी मुझे मिली थी। देखिए मैम, अगर ये बात साबित हो जाती है कि आपके हस्बैंड ने सुसाइड किया है तो आपको क्लेम का एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सुसाइड केस में क्लेम का पैसा नहीं देती। सॉरी। आप जाइए और अपना बयान लिखवा दीजिए। ठीक है सर। उसके बाद मंडे को जब हम लोग देवयानी से मिले तब वो इसी बात पे जोर दे रही थी कि अंकुर का मर्डर हुआ। लेकिन सर, इससे हम ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वो कातिल है। हो सकता है वो पैसे के लिए सब कर रही थी। जब अंकुर खन्ना की मौत हुई थी, उसका फोन का लोकेशन उसे घर पर ही था। बहुत ही शातिराना तरीके से खेल रही है हमारे साथ ये देवयानी, और उसे ये नहीं पता कि हमारा भी पला ऐसे कई छात्रों से पड़ चुका है। अब उसे मरवाया गया है या उसने खुद ने मारा है, कि वो खुद बताएगी। पुलिस का देवयानी पे जो शक था अब वो यकीन में बदलने लगा था, लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो देवयानी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सके। अब ऐसा कौन सा स्टेप उठाने वाली थी पुलिस जिससे देवयानी अपना गुनाह कबूल कर ले? अब तक जितने भी एविडेंस मिले हैं उससे यही साबित हो रहा है कि ये एक सुसाइड केस ही है। ये लीजिए वो एफआईआर की कॉपी जो आपने मांगी थी। क्या बकवास है? हाँ, ये सुसाइड केस कैसे हो सकता है? ये मैम बकवास नहीं है, जो कुछ भी एविडेंस मिले, जो सबूत मिले, उसके आधार पर बोल रहा हूं मैं आपसे। वैसे भी आपके पति के ड्रॉयर से नींद की गोलियां मिली थी, और मैंने तो सुना है आपके पति ऑफिस में शराब भी पीते थे और उनकी कंपनी लॉस में भी चल रही थी।
और आपके पति के गिलास में जो नींद की गोलियां थी वो भी वही थी। और जितने भी लोगों ने गवाही दी, जितने भी सबूत मिले, सब यही कह रहे हैं कि इस केस के अंदर कोई इन्वॉल्व था ही नहीं। सर कैसा कह सकते हैं आप? हाँ, जब आपको जतिन ने फोन करके बोला है कि रवि ने अंकुर का खून किया है, तो आप क्यों नहीं मान रही? यही तो सबसे बड़ा सबूत है ना। आपको कैसे पता चला कि जतिन ने फोन पर हमें ये सब कुछ कहा? आपने जतिन को जिस चाकू से मारा था ना, उस चाकू को बड़े प्यार से आपने अपनी कार में रख दिया और उसे कहीं ठिकाने पे लगा दिया। आपको लगा शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उस चाकू पर जो जतिन के खून के निशान थे ना, वो आपकी गाड़ी में लगे रहे। और इंश्योरेंस एजेंट ने भी आपके खिलाफ गवाही दे दी है, इसलिए आपका झूठ बोलना बेकार है। लीजिए, पानी पीजिए। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। जब अंकुर से प्यार किया, उससे शादी की, तब यही पता था कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन उसके बाद उसकी समीर के साथ पार्टनरशिप हो गई। बचे कुछ सारे पैसे उसने नए काम शुरू करने में लगा दिया और वो बिजनेस भी ठप हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी मैं। मुझे पता था कि अंकुर का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, इसीलिए इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। मैंने जतिन को पैसों का लालच देकर उसे इस प्लान में शामिल किया और उसके बाद जतिन के साथ मिलकर अंकुर को मार दिया। हाँ मैडम, काम हो गया। अब उसके फोन से जाकर मुझे SMS करो। हाँ ठीक है। जतिन को वो सोने की गणेश जी की मूर्ति मैंने ही दी थी। वो बेवकूफ काम खत्म होने के बाद मंडे को घर पे पैसे मांगने के लिए आ गया, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं तो खुद इंश्योरेंस के पैसों पर डिपेंडेंट थी और उसके बाद मुझे पता चला कि इंश्योरेंस के पैसे सुसाइड केस में नहीं मिलते। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि किसी भी हालत में इसे मर्डर केस दिखाना होगा और फिर मैंने रवि को इस मर्डर केस में फंसाने का प्लान बनाया। उस दिन आपको जतिन ने मेरे ही कहने पर कॉल किया। गुड। अब पुलिस के सामने जाकर यही कहना कि रवि को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था, रवि ने उन्हें मार दिया। समझे? किसी भी हाल में सुसाइड केस नहीं, मर्डर केस लगना चाहिए। क्या मैडम, पहले सुसाइड दिखाने के लिए इतना झंझट और अब मर्डर?
वही तो सबसे बड़ी गलती हो गई। सोचा था इसे सुसाइड केस दिखाऊंगी तो पुलिस को मुझ पर जरा भी शक नहीं होगा, लेकिन ये सब करने के बाद पता चला कि सुसाइड केस दिखाकर कोई फायदा नहीं, इसे मर्डर केस ही दिखाना होगा। जब इसे मर्डर केस दिखाना है तो किसी ना किसी को तो फंसाना ही पड़ेगा ना। लेकिन इस रवि को कैसे फंसाओगे? आप तो पुलिस को रवि के बारे में बताने वाला था ना? हाँ। तो अब जब तू मर जाएगा तो पुलिस को तो पूरा यकीन हो जाएगा ना कि ये खून रवि ने ही किया है। मतलब? मुझे पूरा यकीन था कि आप लोगों को यही लगेगा कि रवि ने जतिन को भी मार दिया। भाई दिव्य, आपने हमारे साथ चालाकी करने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें आपकी गाड़ी से कोई खून के निशान या धब्बे नहीं मिले। क्योंकि आप इतना झूठ बोल रही थी तो थोड़ा झूठ बोलना तो हमारा भी बनता है। झूठ बोल दी और आप हमारी उस जाल में फंस गए। ले जाओ इन्हें। प्यार किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखता है, और अगर यही प्यार किसी गलत इंसान से हो जाए तो जान पे भी बना सकती है, और ऐसा ही हुआ अंकुर के साथ। दोस्तों, अगर किसी भी अनजान के साथ प्यार या शादी का रिश्ता जोड़ना है तो सबसे पहले ये भांप लें कि क्या वो सच में प्यार करता है या किसी स्वार्थ या लालच के बस वो आपसे जुड़ रहा है। आखिरकार देवयानी जैसी लालची और स्वार्थी पत्नी को अपने पति अंकुर के हत्या की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B, पुलिस को झूठे सबूत और झूठी जानकारी देने के लिए आईपीसी की धारा 193 और 177 के तहत तथा जतिन की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई गई। मैं मनोज तिवारी अब लूंगा आपसे विदा, लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी कि आप सावधान रहिए ऐसे स्वार्थी और लालची रिश्तों से, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक।